बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2000 वाले ईयर में CU/BCom में आया हुआ है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्किंग करने के समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और पूरी वर्किंग करने के बाद एक कंप्लीट सम्स फंड फ्लो स्टेटमेंट का किस तरीके से बनाया जाता है। सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग सम्स को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि वर्किंग जब की जाएगी और फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाया जाएगा तो उसमें जितने भी फिगर लिए जाएंगे वो सारे के सारे आपके सम से ही होंगे और कुछ कैलकुलेशन के द्वारा निकाले जाएंगे। इसलिए सम्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सम्स अगर आप समझ लिए तो 50% आपको सोल्यूशन मिल गया और 50% चीज़ें आप बोल सकते हो कि आपको समझ में भी आ गई कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पर की जाएगी। तो सम से एक बार देख रहे हैं। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 98 एंड 31 मार्च 99 आर एज फॉलोज। फिगर थोड़ा हल्का हो गया है, एडजस्ट करके देखिएगा, क्वालिटी बढ़ाकर। वैसे मैं बता रहा हूँ तो आप सुन रहे होगे तो आपको ये दिख जाएगा कि कौन कौन से ईयर की चीज़ें दी हुई है। 98 का है और एक 99 का है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है। शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं पिछले साल 6 लाख का था और इस साल 7 लाख का है। शेयर और डिवेंचर अगर बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है कि नया शेयर और डिवेंचर इशू किया गया मार्केट में, और अगर घटता है तो वो इंडिकेट करता है कि रिडीम हुआ, मतलब पैसा हमारे पास से गया। यहाँ पर 6 लाख से 7 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख का शेयर इशू हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस आगे देख रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है जो पिछले साल नहीं था और इस साल है। कितने का? 20,000 का। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो किसी एसेट के बेचने से अगर प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके ये रिजर्व बनाया जाता है, या फिर प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। जब कोई शेयर फॉरफिट होता है और फॉरफिचर के बाद जब री इशू होती है उसमें जो प्रॉफिट बचता है कंपनी का वो भी ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो ये तो मैंने इसकी मीनिंग बताई कि ये फंड ऐसे बन सकता है, ऐसे तैयार हो सकता है। हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहाँ समझ आएगा कि ये कैपिटल रिजर्व में 20,000 कहाँ से आया। जनरल रिजर्व आप देख रहे हो, पहले था 3,40,000 लास्ट ईयर, अभी हो गया है 4 लाख का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 60,000 जनरल रिजर्व में बढ़ा। और जनरल रिजर्व वाले फंड में अगर पैसा बढ़ा है तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि ये प्रॉफिट से ट्रांसफ़र किया गया होगा। इसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस दी हुई है, 1,20,000 की और 1,50,000 की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग स्पेशली एक अकाउंट बनाते हैं सेपरेट, और ये अकाउंट बनाकर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितना आया है। जो लोग सेट 1, 2, 3, 4 देखे होंगे वो इसकी कैलकुलेशन भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर। आप डिवेंचर देख रहे हो, पहले 4 लाख का था, अब 280 का हो गया, घटा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ डिवेंचर रिडीम किया होगा। करंट लाइबिलिटीज़ में आपका ट्रेड क्रेडिटर्स है। ट्रेड क्रेडिटर्स को हम लोग वर्किंग कैपिटल के चेंजेस निकालने के जगह पर कंसिडर कर लेते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में प्रपोज डिविडेंड है, अनक्लेम डिविडेंड है और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की ट्रीटमेंट एक ही जैसी होती है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग सिंपली लास्ट ईयर का जो रहेगा प्रपोज डिविडेंड और टैक्स उसको इस साल पेड कर देते हैं, और इस साल की जो बैलेंस होती है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला है तो, अगर एडिशनल में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमको उसके हिसाब से ये अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड के साथ जो एक अनक्लेम डिविडेंड दिया है वो इंडिकेट कर रहा है, जैसे प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट है 60,000 लास्ट ईयर का है। अगर सम्स में कुछ नहीं बोलता तो हम लोग इस साल 60,000 पेड कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड का ये रूल होता है, हमने सेट नंबर 3 और 4 में इसको डिस्कस भी किया है। 60,000 पेड कर देते हैं अगर कुछ नहीं बोलता तो, लेकिन नीचे ही मेंशन कर दिया कि अनक्लेम्ड है, मतलब अभी तक ये डिविडेंड मांगा नहीं गया और कंपनी ने ये पेड भी नहीं किया होगा। तो 60,000 का जो डिविडेंड है उसमें 8,000 अनक्लेम्ड दिखाएंगे और 52,000 का ही हम लोग पेमेंट दिखाएंगे जब प्रपोज डिविडेंड बनाएंगे तब। इसके अकाउंट में ये चीज़ आपको दिखा दिया जाएगा। एसेट्स को एक बार कंसिडर कर लेते हैं। एसेट्स में हमारा फिक्स एसेट है,
टेंजिबल एसेट है। अभी थोड़ा सा और अपडेट आया है, ये बुक में पुराना पैटर्न अभी भी फॉलो किया जा रहा है। टेंजिबल एसेट्स और फिक्स एसेट्स के जगह पर अभी जो पेपर में आएगा वहाँ पर आप देखोगे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लिखा रहेगा। तो इसके अंदर में फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, उसमें लेस किया है डेप्रिसिएशन। एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर दी है सिर्फ, तो हम लोग एसेट अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो भी चेंजेस होगा, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, सब कुछ वहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन का बैलेंस अलग से दिया है तो हम लोगों को नोट बनाने के समय ध्यान रखना पड़ता है कि एसेट्स हमारा एट कॉस्ट है, तो हम लोग एसेट्स अकाउंट अलग बनाएंगे, फिक्स एसेट अकाउंट, और डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर एक अलग अकाउंट बनाते हैं। और अगर कोई एसेट्स बेचा गया है तो उस एसेट्स को बेचने के लिए एक अलग से अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगी तभी ये 3 अकाउंट बनाया जाएगा। अगर सम्स में सिर्फ फिक्स एसेट्स का वैल्यू दिया होता तो हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट, और उसी में इसका बैलेंस दिखाते हैं, परचेज दिखाते हैं, सेल दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, सारी ट्रीटमेंट एक ही अकाउंट में कर दी जाती है। इसके बाद दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी चेंजेस हुआ है। तो अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा तो परचेज माना जाएगा, घटा है तो सेल माना जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है ये भी हम लोग एक बार कंसिडर कर लेंगे। सम्स में आगे देखते हैं तो आगे मेंशन कर रहा है करेंट एसेट्स 560 और 660 का है। ये फिगर हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए ले लेते हैं। और अदर करेंट एसेट्स भी एक दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले था 40,000 का और अब हो गया है 20,000 का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर कंसिडर करते हैं, और फिक्टिशियस एसेट्स अगर घटता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये राइट ऑफ हुआ। 40,000 से 20,000 हो गया, मतलब 20,000 से फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ हुआ। ये हम लोग एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का। एक और बात आपको बता दें, फिक्टिशियस एसेट जो यहाँ दिखाया गया अदर करेंट एसेट्स में, अब की बैलेंस शीट बोलती है कि यहाँ पर भी इसको नहीं दिखा सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट जितना भी होगा वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा। दैट मीन्स आपको जो बैलेंस शीट मिलेगा एग्जामिनेशन पेपर में, उसमें फिक्टिशियस एसेट्स आपको करेंट एसेट्स के जगह पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा। वहाँ आप कंफ्यूज ना होना, वो रिजर्व एंड सरप्लस के साथ लिख कर एडजस्ट करके दे देगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगा। ये आप रिजर्व एंड सरप्लस देख रहे हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस के जितने रिजर्व रहेंगे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, सब लिखेगा, जोड़ेगा और उसमें से लेस करेगा फिक्टिशियस एसेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आते हैं। तो ये जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे माइनस करके आपको बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। ट्रीटमेंट एक ही ध्यान में रखेंगे कि अगर फिक्टिशियस एसेट्स हमारा घटा है तो हम लोग बोलेंगे कि उतने से हमारा राइट ऑफ हुआ है, और वो जितने से राइट ऑफ हुआ है वो ट्रीटमेंट के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग एक बार अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकती है, उसको एडजस्ट करके चलेंगे हम लोग थोड़ा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 1999 द कंपनी सोल्ड वन मशीन फॉर ₹50,000, द कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,28,000 एंड द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर इट वॉज 70,000। एक मशीन बेचा गया 50,000 का था, उसकी कॉस्ट थी 1,28,000 की और उस पर डेप्रिसिएशन हो चुका था 70,000 का। अभी हमने आपको बताया कि जब भी डेप्रिसिएशन सम्स में अलग से दिया रहेगा तो आप एसेट्स के लिए 3 अकाउंट बनाओगे। फिक्स एसेट अकाउंट, मशीन तो उसी में होगा इसलिए फिक्स एसेट्स अकाउंट लिख देंगे। दूसरा हम लोग बनाएंगे एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा हम लोग बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 3 स्टेप में आप पूरी वर्किंग करोगे ये तीनों एसेट्स का, ये तीनों जो भी नोट बनेगा फिक्स एसेट से रिलेटेड 3 स्टेप फॉलो करोगे, आपको ये सेल वाला और ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये पूरा कंप्लीट मिलेगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने का एसेट्स बेचा है, जितना उसका कॉस्ट है, वो हम लोग फिक्स एसेट अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में।
कॉस्ट ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरा स्टेप होगा कि जितना उस पर डेप्रिसिएशन हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन उस पर बोला है 70,000 का, तो जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा उसी में इस एसेट का भी डेप्रिसिएशन होता है, वहाँ से हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल के ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट डिस्पोजल में। ये दूसरा स्टेप हुआ। और फिर तीसरे स्टेप में एसेट डिस्पोजल में जाएंगे और जितने में एसेट को बेचा है बेचने वाली एंट्री दिखाएंगे, और बेचने वाली एंट्री दिखाने के बाद हम लोग टोटल करके देखेंगे कि फिर हमारा बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस। इस चीज़ को मैं एक बार रिपीट करूँगा जब वर्किंग में आऊँगा तब। दूसरा एडजस्टमेंट समझिए क्या लिखा है। रिडीम 30% ऑफ डिवेंचर एट ₹103। 100 रुपये की चीज़ को 103 रुपये में रिडीम कर रहा है, 3 रुपये का प्रीमियम दे रहा है, और 30% ही डिवेंचर रिडीम करना है। बैलेंस शीट अभी हम लोग देखे थे, बैलेंस शीट में पहले 4 लाख का डिवेंचर था, 4 लाख का 30% आप निकालोगे तो आएगा 1,20,000। 1,20,000 का डिवेंचर रिडीम करना है और उस पर 3% आप बोल सकते हो, 100 के ऊपर 3 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब 3% आपको प्रीमियम के साथ उसको रिडीम करना होगा। तो 1,20,000 का अगर आप 3% निकालोगे तो वो आएगा 3,600 हम लोग प्रीमियम के साथ डिवेंचर को रिडीम कर लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया, सोल्ड सम ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते हैं तो सिंपली ये रूल है कि उसका कैपिटल रिजर्व में ही प्रॉफिट जाना चाहिए। सम्स में कभी कभी नहीं लिखा रहता है, तो करंट इन्वेस्टमेंट अगर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसका प्रॉफिट हम लोग पीएल अकाउंट में भी दिखा देते हैं। यहाँ तो क्लियरली मेंशन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है और बेचने में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफ़र हुआ है कैपिटल रिजर्व में। हम लोग जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कैपिटल रिजर्व में 20,000 की प्रॉफिट थी। फिर से देख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में 20,000 की प्रॉफिट थी और ये 20,000 इन्वेस्टमेंट के बेचने से प्रॉफिट आया है। तो जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये 20,000 दिखाएंगे कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट दिखाने के बाद बैलेंस करेंगे कि रियल में इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा गया है। आगे का एडजस्टमेंट देख लें। और पेड इनकम टैक्स 1,65,000। तो मैंने अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ट्रीटमेंट बताई जब सम्स पढ़ रहे थे तब, कि सम्स में अगर प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं बोलता तो सिंपली हम लोग पिछले साल वाला इस साल पेड कर देते हैं और इस साल की जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इसमें बता दिया कि इनकम टैक्स हम लोगों को 1,65,000 ही पेड करना है। तो जब इनकम टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग 1,65,000 का पेमेंट दिखाएंगे और जो बचेगा बैलेंस वो ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लास्ट में मेंशन किया प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 1999। फर्स्ट कैलकुलेशन इसने किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ये तो निकालना ही पड़ता है क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस हुआ है। वर्किंग कैपिटल पिछले साल के हिसाब से बढ़ा है या घटा है। तो एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में सिंपली हम लोग लेते हैं करेंट एसेट्स, कॉलम आप देख रहे हो 98, 99 का है। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल दिखा दिया, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो करेंट एसेट्स 560 और 660 सम्स में दिया था, 1 लाख से बढ़ा। अगर करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, इसलिए इंक्रीजमेंट में दिखा दिया 1 लाख। ठीक है। किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे कि वर्किंग कैपिटल बढ़ा क्योंकि करेंट एसेट्स बढ़ा, ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आप सेट 1 और सेट 2 की डिस्कशन देख लीजिएगा। उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की थी पूरी डिस्कशन के साथ कि करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। इसके बाद नंबर 2 में लिखा है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड क्रेडिटर्स था पेबल 2,40,000 और 2,60,000, 20,000 से बढ़ा है। करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल हमारा घटता है, इसलिए डिक्रीज वाले साइड में लिखा है कितना 20,000। और करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज़ हम लोग घटा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ वर्किंग कैपिटल में लिखा है 1 - 2, माइनस करके 3,20,000 और 4 लाख, ये आया हमारा वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पर दिख रहा है आपको इंक्रीजमेंट में 1 लाख लिख दिया और डिक्रीजमेंट में 20,000। 320 लास्ट ईयर था, 4 लाख इस साल है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है कि 3,20,000 से 4 लाख हो गया, मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ा। कितने से बढ़ा 80,000 से। तो लिख दिया इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल
और जो लोग सेट 1-2 देखे हैं उनको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर वर्किंग कैपिटल हमारा बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि फंड हमारे पास से कम हो जाता है, मतलब फंड का अप्लीकेशन हुआ है, यूज़ हुआ है। और इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल 80,000, लेकिन चेंजेस में किस साइड दिखाया है, 80,000 डिक्रीजमेंट के साइड में, और टोटल करके फिर बैलेंस कर दिया। 80,000 का इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल इंडिकेट करेगा कि फंड आपके पास से गया है। तो जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके एप्लीकेशन के साइड में लिख देंगे इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट हम लोग देखेंगे लास्ट में, पूरी वर्किंग करने के बाद, क्योंकि पूरी वर्किंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फिगर कहाँ से लिया गया है। अब देखिए फिक्स एसेट से शुरू करते हैं। सारे के सारे वर्किंग्स करने के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का, एक एक करके मैं बताता चलता हूँ। जैसे फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएं, कोई भी अकाउंट बनाएं, उसमें सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं बैलेंस जो सम्स में दिया रहता है। पिछले साल का बैलेंस ओपनिंग दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी करके, और इस साल का बैलेंस क्लोजिंग में दिखाते हैं बाई बैलेंस सीडी करके। ऐसा हम लोग एसेट्स के साइड वाले अकाउंट में दिखाएंगे। अगर लाइबिलिटीज़ का कोई अकाउंट बनेगा तो बैलेंस रिवर्स हो जाएगा। पता है आपको कि लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पिछले साल वाला बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी करके, और इस साल का बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में एकदम नीचे दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी करके। तो ये बैलेंस हमसे लिख दिया। इसके बाद अभी जो हमने कहा था कि जो भी एसेट्स बेचा जाएगा उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 कि जितने का एसेट बेचा गया है, जितना कॉस्ट है वो ट्रांसफ़र करेंगे डिस्पोजल अकाउंट में। आप देख रहे हो 1,28,000 के कॉस्ट का एसेट बेचा गया था, वो डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया बाई एसेट डिस्पोजल 1,28,000। यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा उसके डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। और इस अकाउंट को बैलेंस करके जितना भी बैलेंस आएगा, डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो अगर एसेट्स के डेबिट में बैलेंस आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका एसेट्स बढ़ा होगा। और आपका एसेट कब बढ़ेगा, जब आप एसेट्स खरीदोगे। इसलिए देखिए डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट 4,28,000 और ब्रैकेट में लिखा है परचेज, और ये 4,28,000 कैसे मिला है ये भी मेंशन कर देना चाहिए इसको, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस करके निकला है। क्रेडिट का जोड़िए, डेबिट का घटाइए, आपको 4,28,000 का बैलेंस मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा अकाउंट कैसे बनाया है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले इसका बैलेंस भी दिखा दिया, सम्स में से लाइबिलिटी है प्रोविज़न, तो क्रेडिट साइड में लिखा बाई बैलेंस बीडी, और इस साल का बैलेंस इधर डेबिट में लिखा है टू बैलेंस सीडी। जितने का एसेट्स आप बेचे थे उसका डेप्रिसिएशन था 70,000, जो प्रोविज़न अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं टू एसेट डिस्पोजल लिखकर 70,000 डेबिट साइड में। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर बनेगा तो उसके क्रेडिट साइड में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा 70,000 का। और फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को टोटल किया गया, तो टोटल करने के बाद इसका जो बैलेंस आएगा वो इंडिकेट करेगा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, कि आपके पास जो एसेट्स हैं उस पर इस साल कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है, जो कि हमारा निकला बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट करके लिखा है 2,90,000। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि ये बैलेंस करके निकला है, मतलब डेबिट का ऐड हुआ, और डेबिट का ऐड होने के बाद क्रेडिट का 4,60,000 माइनस हुआ, माइनस करके जो बैलेंस बचा 2,90,000, वो इंडिकेट कर रहा है कि इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। ध्यान रखिएगा ये सारे अकाउंट पीएल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो जो भी आइटम पीएल का आपको नज़र आएगा जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो वो सारे आइटम आप पीएल अकाउंट में भी दिखाओगे। अब हम लोग बना रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब ऑन बोर्ड ये चीज़ बनाई जाती है तो ऐसे नहीं बनाई जाती है, हम लोग हर ट्रांजेक्शन का क्रॉस पोस्टिंग करते हुए चलते हैं। जैसे बैलेंस दिखा दिए, फिर जब ट्रांसफ़र करना हुआ तो एसेट में भी किए, डिस्पोजल में भी किए, डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करना हुआ तो प्रोविज़न में भी किए, डिस्पोजल में भी किए। लेकिन ये चीज़ ऑन बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एक अकाउंट करके समझा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, आप लिखते हुए अगर इन चीज़ों को करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। एसेट डिस्पोजल में देखो, पहले एसेट्स अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ था 1,28,000 कर दिए। प्रोविज़न इसका ट्रांसफ़र हुआ था, प्रोविज़न के डेबिट में था 70,000 तो इसके क्रेडिट में ट्रांसफ़र हुआ बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर 70,000। और फिर जब बेचा गया तो बाय बैंक अकाउंट करके सेल दिखा दिया गया
50,000 का। कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि ऐसे कैसे दिखा देंगे, ऐसे नहीं दिखाया जा रहा है। ये सारे की सारी जो पोस्टिंग हो रही है वो एक जर्नल के बेस पर हो रही है, और वो जर्नल के बेस पर ही ये पोस्टिंग की जाती है। अगर जर्नल आपको याद है तो पोस्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर जर्नल आपको याद नहीं है तो आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि इस तरीके से ही ये अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोविजन से, तो उसकी एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तब एक के डेबिट में ट्रांसफ़र हुआ और दूसरे के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हुआ। जब बेचा गया एसेट को तो उसकी नॉर्मल एंट्री बनती है, ये एंट्री तो आप लोग सभी को पता होगा। बेचा गया एसेट तो एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट के क्रेडिट में आता है। लेकिन यहाँ पर एसेट डिस्पोजल बन रहा है उसके लिए, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया है बाई बैंक अकाउंट। तो एसेट्स पहले हम लोग ट्रांसफ़र किए 1/28 का, बेचे हैं 50 में, डेप्रिसिएशन हुआ था 70। इसके बाद भी कुछ बैलेंस बच गया, तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा है तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारा लॉस हो गया, और ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख दिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल 8,000 का। अगर ये बैलेंस डेबिट में आता तो इंडिकेट करता कि हमारा प्रॉफिट हो गया है, और वो भी हम लोग लिख देते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये जो बाई पीएल अकाउंट लॉस ऑन सेल लिखा गया है 8,000 का, ये बैलेंस करके आया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी आप लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, और जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल के डेबिट में ये भी 8,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बनाए ट्रेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, पहले इसका बैलेंस दिखाएं। पिछले साल का बैलेंस था 2 लाख, इस साल का बैलेंस है 1,60,000। 20,000 का प्रॉफिट हुआ था जो कैपिटल रिजर्व में गया था, तो डेबिट में लिख दिए टू कैपिटल रिजर्व 20,000 का प्रॉफिट ऑन सेल। और फिर जब आप इसको टोटल करोगे, डेबिट में 220 आ रहा है, क्रेडिट में 160 का बैलेंस है, तो माइनस करके जो बैलेंस आया, बैलेंसिंग फिगर, वो आया हमारा 60,000 का, और ये लिख दिया गया बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 60,000 का। 60,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा गया, इससे हमारे पास पैसा आया होगा। ये 60,000 भी बैलेंस करके आया, तो यहाँ भी मेंशन कर दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट जो हुआ वो टू कैपिटल रिजर्व करके यहाँ कैसे लिख दिए। तो आपको मैं फिर से वो चीज़ रिपीट करूँगा कि इसके लिए भी जर्नल बनती है। हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है बाय जर्नल। जैसे ही प्रॉफिट हुआ उसके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया होगा जर्नल के द्वारा, और एंट्री क्या बनी होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट के डेबिट में लिखा गया टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन सेल। अगला देख लेते हैं हम लोग अकाउंट प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट। तो प्रोपोज डिविडेंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पहले पिछले साल का क्रेडिट बैलेंस लिखें 60,000 का, डेबिट में इस साल का बैलेंस लिख दिए 72,000 का। 8,000 का डिविडेंड अभी भी पेड नहीं हुआ, वो इसी अकाउंट में एडजस्ट हुआ है, अनक्लेम डिविडेंड बोलकर 8,000 का। और सम्स में मेंशन किया था कि हम लोग प्रोपोज डिविडेंड इस साल पेड किए हैं कितने का, 52,000 का। तो टू बैंक अकाउंट करके डिविडेंड पेड लिख दिए 52,000। अब डेबिट का सारा ऐड कर दीजिए, ये तीनों ऐड करके क्रेडिट का बैलेंस माइनस कर दें, जो बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख दिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविडेंड ट्रांसफ़र। और सिंपल सेंस में जो इस साल का बैलेंस दिया रहता है वही ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस साल की जो भी बैलेंस दी रहती है वही ट्रांसफ़र होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे देख लेते हैं हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का भी सेम ट्रीटमेंट है। लाइबिलिटी है तो पहले क्रेडिट में बैलेंस दिखा दिए 1,80,000 का, डेबिट में दिखा दिए 1,70,000 का। प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्रेडिट में दिखाते हैं और करंट ईयर का बैलेंस डेबिट में दिखाएं। सम्स में मेंशन किया था कि हम लोगों ने 1,65,000 का टैक्स पेड किया, तो डेबिट में लिख दिए टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड 1,65,000। और ये टैक्स पेड करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेबिट का ऐड करके क्रेडिट का माइनस करके जो भी बैलेंस आया 1,55,000 ये ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर से आपको बता दें, ये जो टैक्स पेड किया गया इसके लिए भी जर्नल बनी होगी। जब हम लोग टैक्स पेड करते हैं तो लाइबिलिटी घटता है और एंट्री बनता है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी यहाँ हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स है,
इसे एंट्री बना होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डेबिट में लिखा गया 1,65,000। एडजस्टमेंट में ये दिया था फिगर। अब इसको जोड़कर क्रेडिट का घटाकर जो बैलेंस आया 1,55,000 का, ये ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर सम्स में बनाते हैं। ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हम लोगों को पता चलता है कि फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है। और जब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का, तो उसमें फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशन भी दिखाना पड़ता है सोर्सेस वाले साइड में। लास्ट एक अकाउंट बनाया है डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर रिडीम हुआ था इसलिए ये अकाउंट बनाया है। वैसे आप ये अकाउंट नहीं भी बनाते तो एक लाइन में भी लिख सकते थे। हम लोगों ने सम्स में ही देखा था स्टार्टिंग में 4 लाख का पिछले साल डिवेंचर था, इस साल डिवेंचर था हमारा 2,80,000 का, तो 1,20,000 का डिवेंचर घटा था, मतलब 1,20,000 का रिडीम हुआ था। और वो 1,20,000 3% प्रीमियम के साथ रिडीम हुआ था। 1,20,000 का 3% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 3,600, मतलब टोटल 1,23,600 का डिवेंचर हमारा रिडीम हुआ, जो कि आपको इस अकाउंट में दिखाया गया। डिवेंचर हमारा लाइबिलिटी है, तो पहले क्रेडिट में पिछले साल का बैलेंस दिखाया 4 लाख, इस साल का बैलेंस 2,80,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हुआ है 3,600 का, यहाँ दिखा दिया 1,20,000 का 3% निकाल कर, और जितना पेमेंट किया पूरा वो डेबिट में टू बैंक अकाउंट करके पेड कर दिया 1,23,600 का। ठीक है, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये अमाउंट भी हम लोगों को पीएल अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ता है। किसी फंड से निकाल कर ही प्रीमियम को लिया जाता है। सम्स में अगर कुछ मेंशन नहीं किया कि किस फंड को यूज़ किया गया है प्रीमियम देने के लिए, तो हम लोग जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक फ्री फंड होता है, वहीं से इस प्रीमियम को एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए बनाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसको नाम दिया गया है एडजस्टेड। एडजस्टेड हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले हो चुकी होंगी, हम लोग इसको फिर से पुट करके एडजस्ट करके निकालेंगे कि हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आया है। तो पहले बाई बैलेंस बीडी आपको सम्स में मिल जाएगा और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस सीडी भी आपको सम्स में मिल जाएगा, एक 20 और एक 50 का। अब जो जो पीएल का आइटम हर वर्किंग में आया है वो जनरली यहाँ पर दिखाया गया है। आपको याद आएगा डेप्रिसिएशन निकला था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एसेट डिस्पोजल में निकला था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ था, हमने सम्स पढ़ने के समय ही आपको बताया था। प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में मिल जाएगा आपको, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आपको मिल जाएगा कि 1,55 का पीएल में ट्रांसफ़र हुआ है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो यहीं दिख रहा है आपको 3,600 का। जनरल रिजर्व हमने सम्स पढ़ते समय ही कहा था कि जनरल रिजर्व में पैसा बढ़ा है, मतलब पीएल से ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो जनरल रिजर्व में लिख दिया गया 60,000। अब ये सारे के सारे आइटम लिखने के बाद आप डेबिट का आइटम ऐड करो और ऐड करके क्रेडिट वाला 1,20,000 माइनस करो, तो आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो इंडिकेट करेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये निकला है बैलेंसिंग फिगर, ये वाली फिगर 638,600 का। ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग फाइनली बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो कि सम्स के स्टार्टिंग में बनाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिया गया है, इस फॉर्मेट से अच्छा है कि आप स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट फॉलो करो, ज़्यादा सही लगेगा। कि पहले हम लोग लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से पैसा आया, वो सब टोटल करने के बाद उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, और ये सारे आइटम एप्लीकेशन वाले दिखाएंगे। तो सोर्सेस ऑफ फंड में कहाँ कहाँ से पैसा आया वो दिखा दें। सेल ऑफ मशीनरी 50,000 बेचे थे, पैसा आया है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नोट में निकाले थे 60,000 का। इशू ऑफ इक्विटी शेयर सम्स पढ़ने के समय पहला लाइन हमने यही कहा था, 1 लाख का शेयर इशू हुआ, वहाँ से फंड आया। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमने एकदम लास्ट वर्किंग में अभी निकाला है एडजस्टेड पीएल बना के 638,600 का। ये टोटल कर लेंगे और इस टोटल को करने के बाद जस्ट इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि इस पैसे को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी ने परचेस किया है फिक्स एसेट्स 4,28,000 का, नोट नंबर 1 में निकला था बैलेंस करके, आप देख सकते हो यहाँ पर। डिविडेंड पेड किए थे 52,000 का, ये हम लोग नोट में निकाले थे प्रपोज डिविडेंड वाले में। टैक्स पेड किए हैं सम्स में ही लिखा है 1,65,000 का। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 123,600 ये आपको मिल गया था, नोट में हम लोग अभी देखे हैं। और फिर इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल
ये भी अपने फर्स्ट में ही निकाले थे, चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। और वर्किंग कैपिटल अगर आपका बढ़ा है तो फंड आपके पास से घटता है। मैं फिर से बता दूं, अगर इस लाइन पे किसी को डाउट हो तो सेट 1 2 जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि वर्किंग कैपिटल जब घटता है तो फंड आता है, सोर्सेस में लिखा जाता है, और वर्किंग कैपिटल जब बढ़ता है तो फंड हमारे पास से जाता है, एप्लीकेशन में लिखा जाता है। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी एक सम्स को लेकर समझाने में मैंने कोशिश की है। ऑन बोर्ड अगर चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो पाता है। फिर भी इस तरह की कोशिश मैं करता रहूँगा और आपके लिए इस तरह के सम्स मैं लेकर आता रहूँगा। उम्मीद है कैलकुलेशन पूरी नहीं तो बहुत हद तक आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।